हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका पेपर रह चुका है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना होता है। अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो ये आपको दोबारा देना होता है, भले ही चाहे आप सभी क्लासेस सभी सब्जेक्ट में पास हो चुके हो। ये आपका क्वालिफाई पेपर है और इसमें आपको 40 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। और ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ये जो पेपर है होता है। इसमें आपको बता देते हैं कि जो आपका FESA है, बी है, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए ये कंपलसरी होता है पेपर। और जिसमें आपका जो है FH जो पेपर है आपका FHVA, ठीक है, जिसमें आपका ह्यूमन वैल्यूज़ एथिक्स है, वो सेकंड ईयर में जाकर होता है। एक स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम जो हमारा थर्ड ईयर का जो पेपर है उसमें भी इस तरह का कोई पेपर मेंशन होगा? तो आपको बता दें थर्ड ईयर में इस तरह का कोई पेपर मेंशन नहीं होता है। सिर्फ ये पेपर आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होते हैं। अब थोड़ा सा AB का भी फार्मूला समझ लीजिए क्या है। ए का फार्मूला होता है जो आर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें सारे ही सब्जेक्ट आते हैं, सभी के लिए पेपर होता है। और एक यहाँ पर है आपका B, इसमें जो आपके जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये B से शुरू है, तो यानी कि BHM के लिए B से शुरू है, BSc के लिए BCA से शुरू है। तो जितने भी B से शुरू हैं यहाँ पर सबके लिए ये वाला पेपर कंपलसरी होता है। एक यहाँ पर आपको बता दें योगा के लिए भी जो पेपर है वो FHVA होता है सेकंड ईयर में जाकर, लेकिन यहाँ पर ये BA वालों के लिए भी होता है। और BA वालों के लिए एक पेपर अलग से भी आता है FESA करके, उसमें सिर्फ FESA ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका B भी है, A भी है और 10 सभी में होगा। अब आपने जब अपना जब फॉर्म फिल किया होगा तब आपने वहाँ पर जो भी फिल किया था तो आपने A किया तो आपको A सेट मिलेगा, आपको B। वैसे सभी का एक ही पेपर होता है, चाहे A का है चाहे B का है, कोई सा भी आपने फिल किया है वही आता है। थोड़ा सा अंतर यहाँ पर ये होता है कि ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए होता है, सेकंड सेम के लिए भी होता है, फोर्थ सेम के लिए भी होता है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले भी इसको देते हैं, लेकिन जो एक पेपर आपका FESA है वो पर्टिकुलर BA वालों के स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर आपने वो डाला है तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा अपने एडमिट कार्ड में। अगर आपका FESA है तो आपको ये वाला पेपर मिलेगा। अगर आपका सिर्फ FESA है तो आपको वो वाला पेपर मिलेगा जो मेरा ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, वहाँ जाकर आप उसको चेक करते हैं। 2022 का मैंने वो अपलोड किया हुआ है। चलिए यहाँ पर चलते हैं, 2019 का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए वीडियो शुरू हो चुकी है। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, टाइम नहीं था, लेकिन तब भी आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। और भी अगर जितना हमारे पास टाइम होगा उसी के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लेकर आएंगे। काफ़ी क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि मैडम इसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं क्या? तो आप प्रीवियस पेपर उठाइए तो मुझे लगता है हाँ यहाँ पर 40 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि जो मैंने पेपर देखे हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप भी एक बार चेक करिए कि कितने क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, क्योंकि और कहाँ से ये क्वेश्चंस लाएंगे, जुगे तो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं आधे से ज़्यादा। अब थोड़ा सा पैटर्न समझ लीजिए, महत्वपूर्ण निर्देश क्या होते हैं। कुछ स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें नहीं मालूम है, जिन्होंने आज तक क्वेश्चन जो है MCQs OMR शीट पर नहीं दिए हैं, OMR शीट पर क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा पैटर्न आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें प्रत्येक नंबर एक लाना है, मतलब एक क्वेश्चन का एक नंबर होता है। 4 विकल्प होते हैं ABCD। आपके यहाँ पर 4 सर्कल होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर होगा ABCD, तो वहाँ पर सर्कल बने होंगे। तो जो भी आंसर आपको सही लगता है तो उसको बिल्कुल अच्छे से ऐसे उसको आप करके आइएगा गोले को, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी उसको खाली मत छोड़िएगा, ठीक है, जो भी आंसर आपका होगा। और बिल्कुल ध्यान से करिएगा OMR शीट पर, ठीक है। OMR शीट का मैं थोड़ा सा पैटर्न आपको समझा दूंगी कि किस प्रकार से आप क्वेश्चंस करेंगे, उसका अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिससे आप लोगों को क्लियर थोड़ा सा हो जाएगा।
अगर रफ वर्क है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मिलती है यहाँ पर जगह। आप चलते हैं क्वेश्चंस पर। अभी हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं ओनली आपके लिए, हम 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, फिर 30 लेकर आएंगे, फिर 40 लेकर आएंगे। तो इस तरह से 3 भागों में, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक साथ नहीं कराए जा सकते हैं, तो इसमें आपको 30-30 में डिवाइड करेंगे। अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर तो प्लीज़ डाउनलोड करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आप अपने आंसर सोच के रखिएगा और हमसे मैच करिएगा कि आपके आंसर कितने सही जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि पास आउट पेपर है, क्वालिफाई पेपर है। अगर नहीं हुआ, अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास होता है, अच्छे परसेंटेज आ जाती है और ये रह जाता है तो आप रह जाएंगे फर्स्ट ईयर में ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आपका देख लेते हैं, इकोसिस्टम शब्द को प्रतिपादित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ये भी बताती चलूँगी। और जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं अभी तक जुड़े हुए हैं, लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। प्लीज़ ये जो वीडियो है आपके, मैं बीए की वीडियो बना रही थी, लेकिन बीए के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट देखिए कितने स्टूडेंट्स के लिए है। बीकॉम है, बीएचएम है, बीएससी है, बीसीए है, बीबीए है, बीटीटीएम है, बीए है, यहाँ पर बीएजी है, बीएएम, इनके तो हमें नाम भी नहीं पता, कितनी सारी यहाँ पर ये क्लासेस हैं। तो सारे कोर्सेज़ के लिए आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे और आपके साथ साथ जो बीए के स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ साथ औरों के लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो। अब यहाँ पर जो प्रश्न मैंने आपको बताया है, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा, एग्ज़ाम में बनेगा ज़रूर। आगे चलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम आप बताती हैं वो क्वेश्चंस नहीं आता। देखो 100% हम अपना देते हैं, तो पेपर तो हम नहीं बनाते, लेकिन हमारा जो आइडिया है, तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद तो इतना तो हम बता ही सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, सोने पर सुहागा है आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, एनविरोन शब्द इस भाषा से लिया गया, इंग्लिश वर्जन भी आपको यहाँ पर मिलेगा साथ साथ। तो यहाँ आपको बता दें ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सीधे सीधे आपके ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा आंसर बता देते हैं, जिससे क्या होगा आप लोगों का टाइम भी बचेगा और साथ में आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑप्शंस बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आंसर सोचने का टाइम भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बोलते हैं और आप सोचिए कौन सा आंसर आपका जा सकता है। तो तीसरा है, निम्न में से कौन सा अपघटक है, हरे पादप, पक्षी, सरीसृप या फिर जीवाणु। तो तीसरे का अगर आप आंसर सोच रहे हैं, डी जीवाणु बिल्कुल सही है, क्योंकि एमसीक्यूज़ का पैटर्न ही यही होता है। हम सीधे सीधे आंसर बता देते हैं तो वो पैटर्न होता ही नहीं है। चारों ऑप्शन आपके सामने रखें, बोलें और आप सोचें कि कौन सा आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करते हैं वही हम जाकर एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पर जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप बिल्कुल आराम से। और कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी में गलत पर सर्कल कर देते हैं, फिर वो सोचते हैं अरे मुझे तो बी करना था और ये मेरा सी पर क्लिक हो गया। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले थोड़ा पैटर्न मैं अभी आपका जब ओएमआर शीट वाला लेकर आऊँगी तो उसमें थोड़े टिप्स आपको दूंगी एग्ज़ाम से संबंधित और आपके पेशेंस से संबंधित और आपके अटेम्प्ट से संबंधित। वो चीज़ भी आपको थोड़ा फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप क्लासेस वहाँ पर पेपर में जाएंगे और उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है, प्राणी पलवक, पादप पलवक, कवक, छोटी मछलियाँ। देख लीजिए आंसर आपका क्या जा रहा है। अगर आप फोर्थ का आंसर सोच रहे हैं बी पादप पलवक तो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से इसका पिरामिड सदैव सीधा रहता है, ऊर्जा का, बायोमास का, संख्या का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर पांचवे का आंसर आपने सोचा है ऊर्जा का तो बिल्कुल सही है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने ऊर्जा का 10% नियम का प्रतिपादन किया, ईपी ओडम, आर मिश्रा, आर लिंडमैन या फिर बी ली। तो बता दीजिए जल्दी से 6 का आंसर आपने क्या सोचा है। अगर आपने सोचा है सी तो बिल्कुल सही है, आर लिंडमैन इसके जो हैं
क्या है, प्रतिपादन उन्होंने ही किया था। किसका? ऊर्जा का 10% नियम, ये भी आप याद रखिएगा। ऊर्जा का 10% नियम प्रतिपादन किसने किया था? आर लिंडमैन ने। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर। जैव विविधता शब्द प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रयोग होता है किसके लिए? केवल जंतुओं के लिए, केवल जंतु पादपों के लिए, पादप जंतु सूक्ष्म जीवों के लिए, केवल विषाणुओं के लिए। तो आंसर अगर आपने सोचा है 7 का सी, तो बिल्कुल सही है। ये तीनों के लिए ही जैव विविधता प्रयोग होता है। अब आते हैं 8 क्वेश्चन पर। 8 में है, निम्न में से कौन सा वर्ष जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? 2010, 12, 18 या फिर 11? तो यहाँ पर अगर आप 8 का आंसर सोच रहे हैं ए 2010, तो बिल्कुल सही है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन इन सीटू संरक्षण विधि का उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर उपरोक्त सभी? तो 9 का आंसर अगर आपने सोचा है डी, तो बिल्कुल सही है। सीटू संरक्षण विधि में ये सभी आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भी, बायोस्फीयर भी, वन्यजीव अभ्यारण्य भी रिपीटेड है, करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु? एमसीक्यूज करने की एक ट्रिक भी होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे हमें ट्रिक से करने होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर गिर है, तो अगर आपके याद नहीं रहा कि किसके लिए हम इसको लगा सकते हैं, तो आपको बता दें गिर से क्या बनेगा? गुजरात। ठीक है, तो इस चीज़ का आप कनेक्ट करके इसको पढ़ सकते हैं। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे आपके याद रहेगा गिर से गुजरात। ठीक है, चलते हैं आगे 11 पर। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्पोरेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो 11 का अगर आपने सोचा है सी, तो बिल्कुल सही है, कॉर्पोरेट राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर भी आपको ये टिक लगा सकते हैं, शॉर्ट टिक बोलते हैं उसको, तो इसको आप लगा सकते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं आगे 12 पर। कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? प्लेनिस्टा गंगेटिका गंगेटिका, हिल्सा इलिशा, गेवेलिस गंगेटिक्स, साइजो थोरक्स या रिचर्ड सोनई? तो यहाँ पर बताना है, बहुत खतरनाक से नाम है ये। तो राष्ट्रीय जल पशु बताना है कौन सा है। तो 14 का आपका आंसर जाएगा ए, प्लेनिस्टा गंगेटिका गंगेटिका। ठीक है, और ये प्रश्न मुझे लगता है आपने ये फर्स्ट चांस ही पढ़ा होगा इस तरह का क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज के भी बढ़ेगा। अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आप यहाँ से ही तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में उत्तराखंड के जितने भी पेपर हैं एनवायरमेंट्स स्टडी के, वो अगर आपको सारे पढ़ने भी हैं, तो STSU में जो है पेपर होता है, BCom BA BSc सभी में होता है। और अभी जो NEP आई है वहाँ पर भी एनवायरमेंट का पेपर होता है। SDS की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर 26 या 28 वीडियो डली हुई हैं, उनको और आप जाकर देखिए, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एनवायरमेंट स्टडीज़ का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने ही पेपर पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और आपको हिंदी मिरर पर काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा इसका। ठीक है, बाकी हम उत्तराखंड का तो डाल ही रहे हैं आपके लिए, और बाई बुक भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं आगे। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, उत्तराखंड की बात चल रही थी, तो देखें यहाँ पर आ चुका है 13 का अगर आप आंसर सोसरिया ओबलेटा, मिरियका एस्कुलेटा, रोडोडेंड्रोन या फिर हिबिस्कस लगा रहे हैं, तो क्या हो सकता है? जल्दी से 13 का अगर आपने ए लगा लिया है, सोसोरिया ओबलेटा, तो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या यहाँ पर पूछा गया है IUCN का वृहद रूप, यानी कि इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म बतानी है क्या है। तो आप आंसर जल्दी से सोच लीजिए क्या आप लगा रहे हैं। अगर आपने 14 का आंसर सोचा है ए, तो बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंग्लिश में भी आपको दिखा देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ए आंसर इसका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15।
यहाँ पर निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ पर अभी हमने आपको 30 बोले थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिर 14 मिनट की बन चुकी है, तो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वायु प्रदूषण, आवास चरण, आवास शिकार या फिर जल प्रदूषण। ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया। चलिए चलते हैं, देखते हैं 15 का आंसर आपका क्या जा रहा है। आवास चरण, ठीक है, कर लीजिएगा इसको। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड है ये। चलते हैं आगे। 16 पर भारत में कितने जीव भूविज्ञानी क्षेत्र हैं। यानी कि जो आपका जो भू जीव विज्ञानी क्षेत्र कौन कितने हैं, 12, 11, 13 या फिर 10। तो हमें देखने हैं हाउ मैनी बायोग्राफिकल जोन्स इन इंडिया। तो इसमें 16 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं क्या 10, तो बिल्कुल सही है, 10 जोन है। नेक्स्ट है आपका 17 लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड pH एग्जाम्पल्स ऑफ। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये। प्रकाश, तापमान, आर्द्रता तथा pH उदाहरण हैं। जल्दी से आंसर सोच लीजिए। अगर 17 का सोचा है बी अजैविक घटक हैं तो बिल्कुल सही है। एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया। द टर्म इकोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय। किसने किया इसको प्रपोज। 18 का आपका अगर आपने सोचा है एजी टेंसले ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, जूलियन हक्सले ने, एंसर्ट हेक्केल ने। तो 18 का आपका जाएगा डी, एंसर्ट हेक्केल ने। चलते हैं नेक्स्ट पर 19 पर। निम्न में से कौन सा जानवर विषमतापी है। तो यहाँ पर बताना है पेजर डोमेस्टिकस, नाजा नाजा, कोलम्बा लिविया, पैथरा टाइग्रिस। तो इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें जो आंसर ये चारों से ही लगते हैं, लेकिन जो इसमें ज़्यादा क्योंकि ये बर्ड हैं, ये पैंथरा है, यहाँ पर ये जो है आपका सरीसृप में आता है। तो लेकिन कहीं हमने जब सर्च किया तो इनके भी नाम यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन जो सही सटीक आंसर जा रहा है इसमें नाजा नाजा का जा रहा है। चलते हैं आगे 20 पर। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। 2, 4, 5, 3। कितने हैं। हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर प्रेजेंट इन इंडिया। फ़िलहाल के बारे में अब ये पेपर है 19 का, तो हमने चेक करना है एक बार को 20 और 23 का भी। 22 तो एटलीस्ट कर ही लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, इसे बता देते हैं फिर भी आंसर। तो 20 का आप लगा लीजिएगा, इसमें बी 4 हैं। तो अभी भाई 19 से 3 साल में कुछ तो बदला होगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सही क्रम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नुडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन या फिर क्लाइमैक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर आपका ए ही जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे सही है बिल्कुल, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। चलते हैं 22 पर। हम उन्हीं के, अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैडम जब खुद ही देखना है तो हम वीडियो क्यों देखें। तो फिर आप देख लीजिए खुद से ही, सारे जो हम बता रहे हैं उनको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जो डाउटफुल होते हैं तो थोड़ा सा हम स्टूडेंट्स को भी बोल देते हैं कि ज़रा आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस। अब बुक डाली थी तो उसमें कह रहे कि जब खुद ही पढ़ना था तो हमने फिर भाई मत देखो, तो हम यही कह सकते हैं। तो जो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करके चलें, हम इतनी कोशिश करते हैं आप तक सही चीज़ें पहुंचाने की, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी रहेगा तो शायद रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा निकलेगा। चलते हैं आगे 22 में। आपके निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा बनने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए NOx, SOx, बेंजीन व फॉर्मेल्डिहाइड या O3 या CO2 या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको एक चीज़ और बता देते हैं थोड़ा सा जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आता है तो ये 99% रॉन्ग होता है, और जहाँ पर आता है उपरोक्त सभी वो 99 सही होता है। इस चीज़ का मैं ये नहीं कह रही कि 100% होता है, लेकिन 99% होता है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिएगा। आपके पास बनते हैं 3 ऑप्शन। जहाँ पर आपको पढ़ावा ना आए तो वहाँ की मैं आपको थोड़ा सी ट्रिक बता रही हूँ, साथ साथ मैं ट्रिक भी बताती चल रही हूँ आपको। जहाँ पर पढ़ावा ना आए तो वहाँ पर इस तरह का चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो 3 ऑप्शन में जो आपको लगता है कि ये वाला 100% आपको सही लग रहा है कि जा रहा है, तो उसी को आप टिक करके आइएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा मन कहता है वही चीज़ सही होती है।
तो जहाँ आपको ना आए आंसर वहाँ आप इस तरह का अपना फार्मूला लगा सकते हैं। तो 22 का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आगे, 23 पर आ चुके हैं। सुपोषण संबंधित है, तो यहाँ पर देख लीजिए किससे रिलेटेड है। सुपोषण मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर वायु प्रदूषण से। तो 23 का अगर आपने सोचा है मृदा प्रदूषण तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 24, ओजोन परत क्षरण अम्लीय वर्षा वैश्विक उष्णता परिणाम है। तो 24 का जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से। तो आपको बता दें कि जहाँ पर भी ओजोन परत होगी वहाँ पर वायु होगी। ओजोन परत का जहाँ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वहाँ पर आप वायु से रिलेटेड उसको करके चलना, ठीक है। बाकी तो अभी तो सभी यहीं इसी के परिणाम हैं, क्योंकि ओजोन के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। तो 25 का आप देख सकते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हेलेंस्की प्रोटोकॉल, क्योटो या प्रोक्त में से कोई नहीं, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे पहले ही। अब बचे हमारे पास 3। अब 3 में से हमने सोचना है कौन सा है। तो 3 का अगर आपने सोचा है ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। ऊपर वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं 26 की तरफ, निम्न में से कौन सा जल भौतिक पैरामीटर है। टर्बीटीडी, ठीक है, जैव रसायन ऑक्सीजन, मांग या घुलित ऑक्सीजन या फिर क्लोरोडाइस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्लोरोडस है या फिर आपका टर्बीटीडी है। तो यहाँ पर बता दीजिए जल्दी से। 26 का अगर आप लगा रहे हैं घुलित ऑक्सीजन तो बिल्कुल सही है। जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो भौतिक जल का भौतिक पैरामीटर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, एसओटी उत्तरदायी है किसके लिए। अस्थमा, चर्म के लिए, इटाई रोग के लिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए। तो एसओटी जो होता है 27 का अगर आप लगा रहे हैं अस्थमा तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इटाई वाले काफ़ी भी पूछा जाता है, इसको भी एक बार आप पढ़ लेना कहीं से, ठीक है। चलते हैं आगे, गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण पेस्टिसाइड, कीटनाशक, कूड़ा कचरा, घरेलू अपशिष्ट, सामूहिक स्नान। तो इसमें अगर हम मान के चले तो वैसे सभी इसके सही हैं, सारे कारण हैं, लेकिन इसने पूछा है कि जो मेन कॉज है गंगा रिवर का पोल्यूशन का तो वो क्या है। तो वो है घरेलू अपशिष्ट, ठीक है। बाकी सारे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है। तो इसमें ज़्यादा अगर हम टिक करेंगे तो हम घरेलू अपशिष्ट के लिए करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न में यही आता है आंसर। चलते हैं, पेन का वृद्ध रूप पर ऑक्सी एस्टाइल नाइट्रस, पर ऑक्सीजन एसिड नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटिक नाइट्रिक रूप में से कोई नहीं, तो इसको तो पहले ही एलिमिनेट भगा देना है हमने, ठीक है। अब आते हैं 3 पर। 3 में से 29 में क्या जा रहा है। तो इसमें आप पर ऑक्सी एस्टाइल नाइट्रेस को लगा सकते हैं। चलते हैं आगे, और रिपीटेड है, इसको करके जाइएगा। चलते हैं आगे 30 लास्ट क्वेश्चन, जैविक उपचार का अभिप्राय है नई प्रजाति का किसी स्थान पर आना, जैविक तत्वों द्वारा विषाक्त पदार्थों को हटाना, जलीय परितंत्र में नाइट्रस फॉस्फेटस का प्रवेश होना या विषाक्त रसायनों का प्रत्येक खाद्य स्तर पर बढ़ना। हिंदी की थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस आपका जैविक उपचार से है, तो 30 का आंसर बिल्कुल सही। अगर आपने 20 सोचा है, जैविक तत्वों द्वारा विषाक्त पदार्थों को हटाना जैविक उपचार का अभिप्राय है। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, बाकी 30 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं। और एक वीडियो आपका जो पेपर होगा उसके थोड़े से आपको टिप्स देंगे कि किस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पर आते हैं, वो जो OMR शीट आती है आपकी उसको आपको कैसे फिल करना है, ठीक है, वो सारा आपके लिए लेकर आते हैं। और तब तक एक लाइक और एक शेयर नहीं रुकना चाहिए। एक स्टूडेंट देख रहा है तो सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए, जिससे मैंने भी कहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है क्लासेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए ये पेपर बहुत ज़रूरी है। तो आप शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट होगा। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज के साथ साथ फीडबैक भी ज़रूर भेजा करें। बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।